नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रणाम देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। अपने 2 दिवसीय दौरे पर खटीमा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। महाशिवरात्रि के मौके पर चकरपुर के प्रसिद्ध बनखंडी महादेव शिव मंदिर वो पहुंचे। मुख्यमंत्री ने चकरपुर के प्रसिद्ध बनखंडी महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि पर लगने वाले मेले का फीता काटकर शुभारंभ किया। वहीं मुख्यमंत्री ने बनखंडी महादेव शिव मंदिर में जलाभिषेक कर राज्य की खुशहाली की कामना की। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि 4 धाम यात्रा के लिए सरकार ने पूरी तैयारियां कर रही है। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव की आराधना का पर्व है और बनखंडी महादेव ये हमारा बहुत ही आस्था श्रद्धा और सिद्ध स्थान है। यहाँ पर भगवान से पूजा अर्चना की, भगवान से प्रार्थना की, भगवान से हम सब पर कृपा करें और हमारी जो आपदाएँ हैं, विघ्न बाधाएँ हैं, उन सभी से हमारे राज्य को संकल्प भगवान उसको आशीर्वाद प्रदान करने हमारे बढ़ते और सभी को मैं इस महाशिवरात्रि पर शुभकामनाएं देता हूँ। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने काठगोदाम सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान आईजी, एसएसपी और जिलाधिकारी सहित जिले के अन्य अधिकारियों से विकास कार्यों को लेकर राज्यपाल ने पूरी जानकारी ली। वहीं मीडिया से बात करते हुए राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि नैनीताल जिले में पर्यटन की दृष्टि का अपार संभावनाएं हैं, जिनको लेकर यहाँ का जिला प्रशासन बेहतर काम कर रहा है। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के डीएम साहब, सीडीओ साहब, डीआईजी साहब और एसएसपी साहब से बहुत विस्तार में बात हुई और इसमें सबसे बढ़कर बात ये आई कि जो नैनीताल इलाके में टूरिज्म का स्कोप है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि सीडीओ साहब और डीएम साहब की जो प्लानिंग है उसके मुताबिक टूरिज्म के लिए किस प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर और इसका प्रचार किया जाए। लेकिन इससे बड़ी जो बात मुझको बहुत ही अच्छी लगी है कि जितने भी हमारे स्थानीय सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनका जो उत्पाद है उनको इसके साथ में कैसे मिलाया जाए। उन्होंने विस्तार से बताया कि किस प्रकार 4600 सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं और हर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर में 10 से 15 महिला हैं और उत्तराखंड की महिला का तो आप जानते हैं कि उनकी कैपेबिलिटी और क्षमता अलग ही लेवल की है और उनको किस प्रकार से हाइड्रोपोनिक, किस प्रकार से हार्टिकल्चर, किस प्रकार से फिशरी, पोल्ट्री और बाकी प्रोडक्टिविटी के साथ में जोड़। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख तय हो गई है। इस बार केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को खुलेंगे। कपाट खुलने का समय सुबह 6:20 होगा। महाशिवरात्रि पर ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में विधि विधान से केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख की घोषणा की गई है। बद्री केदार मंदिर समिति की ओर से जारी डोली प्रस्थान कार्यक्रम के अनुसार ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर से बाबा केदार की डोली 21 अप्रैल को प्रस्थान करेगी। 21 अप्रैल को बाबा की डोली गुप्तकाशी में रात्रि विश्राम करेगी। 22 अप्रैल को बाबा की डोली फाटा पहुंचेगी। 22 को फाटा में ही डोली विश्राम करेगी। 23 अप्रैल को बाबा केदारनाथ की डोली गौरीकुंड पहुंचेगी और डोली का रात्रि विश्राम गौरीकुंड में ही होगा। 24 अप्रैल की सुबह बाबा केदारनाथ की डोली गौरीकुंड से रवाना होगी और इसी दिन शाम को डोली केदारनाथ धाम पहुंच जाएगी। 25 अप्रैल की सुबह केदारनाथ धाम के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए विधि विधान से खोल दिए जाएंगे। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट मेष लग्न में सुबह 6:20 पर खोले जाएंगे। तो केदारनाथ के कपाट खुलने का पूरा कार्यक्रम 25 अप्रैल को खुलेंगे। केदारनाथ धाम के कपाट सुबह 6:20 पर खुलेंगे कपाट और इसी के साथ 21 अप्रैल को ऊखीमठ से प्रस्थान करेगी बाबा की डोली, जहाँ 21 अप्रैल को गुप्तकाशी में रात्रि विश्राम होगा डोली का। इसी के साथ 22 अप्रैल को बाबा केदारनाथ की डोली फाटा पहुंचेगी और इसी के साथ 22 को फाटा में ही डोली का रात्रि विश्राम निर्धारित किया गया है। 23 अप्रैल को बाबा की डोली गौरीकुंड पहुंचेगी और इस गौरीकुंड पहुंचने के बाद 23 अप्रैल को रात्रि विश्राम गौरीकुंड में ही रखा गया है।
24 अप्रैल को केदारनाथ रवाना होगी ये डोली बाबा की, जहां 24 अप्रैल की शाम डोली केदारनाथ पहुंच जाएगी। तो 25 अप्रैल को ये कपाट खुल रहे हैं केदारनाथ धाम के। तो भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ धाम के बारे में भी अब आप जान लीजिए। जहां त्रिकोण आकार का ज्योतिर्लिंग है, केदार पर्वत पर स्थित है मंदिर, जहां मंदाकिनी नदी के किनारे ये बना हुआ है। समुद्र तल से करीब 11,750 फीट ऊंचाई पर ये मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है। पांडवों के समय से ये मंदिर यहां पर मौजूद है। मौजूदा मंदिर 8वीं सदी का है। आदि गुरु शंकराचार्य ने इसकी स्थापना की थी और मंदिर 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। ओम नमः शिवाय। जय श्री केदारनाथ। आज शिवरात्रि के पावन पर्व पर परंपरा अनुसार ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ में तमाम हक हकूकधारी तीर्थ पुरोहित केदारनाथ और आचार्य गणों के द्वारा पंचांग गणना की गई। भगवान श्री केदारनाथ जी के कपाट 25 अप्रैल 2023 को ब्रह्म मुहूर्त में मेघ लग्न में 6:20 पर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। मेरा सभी तीर्थयात्रियों से विशेष निवेदन है और निमंत्रण भी है कि आप भगवान केदारनाथ जी आइए, दर्शन पूजन कर पुण्य के भागी बने। ओम नमः शिवाय। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा इस बार 22 अप्रैल से शुरू हो रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री धामों के कपाट 22 अप्रैल को खुल रहे हैं। मोक्ष धाम बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को दर्शन के लिए खुल रहे हैं। वहीं 12 ज्योतिर्लिंगों में एक भगवान केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को खुलेंगे। बता दें कि अप्रैल में शुरू होने वाली उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा 6 महीने तक चलेगी। तो बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट कब कब खुल रहे हैं, इसकी तारीख आपको बता रहे हैं और इन 4 तस्वीरों के जरिए ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए। पूरे देश में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार के शिवालयों में सुबह से भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। कनखल स्थित दशेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। वहीं अल्मोड़ा के जागेश्वर सहित जिले के शिवालयों में भक्तों की लंबी लंबी लाइनें जलाभिषेक को देखने के लिए मिली। कोटद्वार के शिव मंदिरों में भी हर हर महादेव की गूंज सुनाई दी। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर ऋषिकेश के पौराणिक शिवालयों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। वीरभद्र, सोमेश्वर और चंद्रशेखर महादेव मंदिर में सुबह से ही जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी लाइन देखने को मिली। वहीं नीलकंठ महादेव मंदिर में रात 12 बजे के बाद से ही श्रद्धालुओं का सैलाब इस कदर उमड़ा कि प्रशासन को व्यवस्था बनाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। और ये 4 तस्वीरें हरिद्वार, कोटद्वार, अल्मोड़ा और ऋषिकेश से सामने आई हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर लक्सर में भी शिव मंदिरों में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। लोगों में पर्व को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें कि इस साल शिवरात्रि पर्व शनिवार को पड़ने से इसका महत्व काफी बढ़ गया है। साथ ही आज ही माघ माह की त्रयोदशी तिथि भी है। वहीं खानपुर विधायक की धर्मपत्नी और पहाड़ परिवर्तन समिति की राष्ट्रीय संयोजिका सोनिया शर्मा ने भी महाशिवरात्रि पर्व पर क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं दी। को पहले मैं महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। शाम को 8 बजे विधायक जी और हमारी पूरी टीम सब लोग जाके जलाभिषेक करने वाले हैं जटाशंकर मंदिर पे खानपुर में। और कल भंडारा रखा गया है शिवरात्रि के उपलक्ष्य में। सभी
कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विधायक प्रीतम सिंह ने कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज पर निशाना साधा है। प्रीतम सिंह ने कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज पर सवाल खड़े करते हुए साफ कहा कि सतपाल महाराज को पता नहीं कि मंत्री पद से क्या मोह है कि वो कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं, जबकि उनकी ना कोई अधिकारी सुन रहे हैं और ना ही उन्हें अधिकारियों की एसीआर लिखने का अधिकार मिल रहा है। लंबी के दौर में सीआर लिखने का हमको मौका भी मिला, लेकिन 10 साल मंत्री के रूप में काम किया, कभी ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि जब सरकार और शासन में समन्वय होता है तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब टकराव होता है तब जो ज़्यादा प्रभावित होता है उसको अधिकार मांगता है। अगर महाराज जी बार बार इस बात को उठाते हैं कि हमें सीआर लिखने की इजाज़त मिलनी चाहिए, और अगर वो अपने आप को असहज पाते हैं, अधिकारी अगर उनका सम्मान नहीं करते हैं या जो दिशा निर्देश वो देते हैं तदनुसार कार्य नहीं करते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में तो मैं तो महाराज जी को यही कहूँगा, क्योंकि वो तो बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, तो क्या है, सरकार में रहना कोई ज़रूरी थोड़ी है। कहें मुख्यमंत्री को कि भाई मैं मंत्री के रूप में अपने आप को असहज पा रहा हूँ, क्योंकि अधिकारी तदनुसार जो है जनहित में कार्य नहीं कर रहे हैं और मैं मंत्री पद से त्याग पत्र दे रहा हूँ। लेकिन मोह है, मंत्री भी बना रहना चाहते हैं और सीआर की मांग भी कर रहे हैं। लंबी के दौर में राज्य सरकार का बजट सत्र 13 मार्च से गैरसैंण विधानसभा में आयोजित होने जा रहा है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि इस बार बजट से पहले जिला स्तर पर जिलाधिकारी भी आमजन के सुझाव लेकर राज्य सरकार को भेजेंगे, जबकि मुख्यमंत्री के साथ वे खुद लोगों के साथ चर्चा कर राज्य की योजनाएं, नीतियों पर बातचीत करेंगे। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि गैरसैंण में एक बड़ा बजट सत्र आयोजित होगा। विपक्ष का आरोप है कि सरकार सत्र से भागती है, जबकि ऐसा कतई नहीं है। बिजनेस होने पर सत्र की अवधि बढ़ाई जाएगी। जनता से हमने सुझाव भी मांगे थे, तो वो प्रक्रिया चल रही है। अभी हम लोग जनता से सीधा जो सुझाव हैं वो ईमेल व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग ले रहे हैं, आ भी रहे हैं, और उसी प्रकार से प्रयास ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का समय मिले तो हम लोग फिर दोबारा से उन तमाम हितधारकों से बातचीत करें जिनके माध्यम से हमें बहुमूल्य सुझाव बजट के लिए मिलने वाले हैं। और इसके साथ साथ एक प्रयास और भी है कि इस बार हम लोग पूरे उत्तराखंड के तमाम जिलाधिकारियों को भी निर्देशित कर रहे हैं कि वो अपने अपने ज़िलों में इस प्रकार के आयोजन करें, जो हमारे चाहे कृषि से संबंधित होंगे, पर्यटन से संबंधित होंगे, व्यापार से संबंधित होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो सकते हैं, हमारे स्थानीय निकाय और दूसरे जनप्रतिनिधिगण हो सकते हैं, और इसी प्रकार से अन्य जो भी हमारे हितधारक हैं जिनका एक अपने अपने क्षेत्र में एक विशेष काम करने की शैली है, तो वो भी अच्छे सुझाव दे सकते हैं। तो उनसे जिलाधिकारी बैठ के चर्चा करें और वो फिर जब हमारे पास आएंगे तो हम संबंधित विभाग को भेजेंगे। माना कोई कृषि संबंधित होगा, कृषि विभाग में भेजेंगे, पर्यटन से संबंधित हो उनसे भेजेंगे, और वहाँ से पूरी जानकारियाँ मिलने के बाद और आवश्यक और अच्छे सुझाव होंगे तो उसको हम बजट में शामिल करेंगे, ताकि ये बजट फिर से हम लोग जो जनता का बजट पिछली बार हमने दिया था उसी प्रकार से कह सकें। संभालते हैं मोर्चा, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि मंत्री पूरे होमवर्क के साथ नहीं आते हैं, जो सवाल लगते हैं, जो भी वो प्रश्न लगाते हैं, उनका उन्हें सम्मानजनक या पूरी तरह से उनका जवाब नहीं मिल पाता। तो क्या आप इस बार तैयार हैं पूरी तरह से, और मंत्री से भी कहेंगे कि पूरे होमवर्क के साथ हैं? नहीं, देखिए ये बात कहना थोड़ा जाती होगी। पिछला जो सत्र गया या पहले जो भी सत्र गए, माननीय मंत्रीगण बहुत संतोषजनक जवाब दे रहे हैं। सवाल इस बात का है कि मैं अक्सर देखता हूं कि चूँकि आप जानते हैं मैं अध्यक्ष विधानसभा भी रहा हूँ, एक मूल प्रश्न के सापेक्ष 2 प्रश्नों का अनुपूरक देने की अनुमति पीठ से मिलती है। लेकिन होता क्या है, हमारे माननीय मंत्रीगण जवाब दे रहे हैं मूल प्रश्न का, या जो पीठ से अनुमति मिली है अनुपूरक का उसका जवाब दे रहे हैं, लेकिन जवाब सुनने से पहले वो सब खड़े हो जाते हैं और एक हा उल्ला करने का जो उनका स्वभाव है उसके तरह से वो व्यवहार करते हैं। उससे उनको लगता है कि जैसे हम लोग मतलब सरकार जवाब देने में कहीं संकोच कर रही है या नहीं दे पा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये शैली उनको भी बदलनी पड़ेगी।
आप जो भी सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब यदि सही से आ रहा है तो आपको कम से कम हाउल्ला नहीं करना चाहिए। सदन का जो बहुमूल्य समय है उसका जाया नहीं होना चाहिए, उसको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। मैं ऐसा मान के चलता हूँ हमारे सभी माननीय मंत्रीगण बहुत अनुभवी हैं, अपने अपने विभागों का बहुत सही से जवाब देते हैं। और जहाँ भी हमारी सरकार के जवाब की बात है, मैं आज फिर से कह रहा हूँ कि हमारी सरकार पूरी तरह से हर प्रश्न का जो भी माननीय विधायकगण चाहे विपक्ष के होंगे या अन्य होंगे उनका जवाब देने में सक्षम भी और जवाब देने को तैयार है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पेपर लीक मामले को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि प्रदेश सरकार ने इस मामले में तत्काल प्रभाव से कार्रवाई कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री के नाते दून में बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने माफी मांगी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लाठीचार्ज की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान के बाद से बीजेपी में चर्चाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि त्रिवेंद्र सिंह रावत आज पुष्कर सिंह धामी के सीएम रहते हुए बेरोजगारों से माफी मांग रहे हैं, लेकिन जब वे खुद मुख्यमंत्री थे तब उनके कार्यकाल में भी गैरसैंण में महिलाओं पर लाठीचार्ज हुआ था, लेकिन तब त्रिवेंद्र सिंह रावत और उनकी सरकार की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई खेद नहीं जताया गया। विशेषकर जो रात का लाठीचार्ज था, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं माफी मांग सकता हूं तमाम युवाओं से, तमाम बेरोजगारों से, उनके अभिभावकों से, जिनको भी उससे चोट पहुंची है। मैं राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते यही मैं कह सकता हूं, वो नहीं होना चाहिए था, वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण था। विशेषकर बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने पूर्व मुख्यमंत्री पर वार करते हुए कहा है कि गैरसैंण में जब महिलाओं के ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लाठीचार्ज करवाया था तब उन्होंने माफी की याद क्यों नहीं आई थी। वहीं इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी नेता खुलकर बोलने से बच रहे हैं। त्रिवेंद्र रावत जी को मेरी एक सलाह है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारा करते। जरा अपना 4 साल का कार्यकाल याद करिए, कैसे खून के आंसू आपने प्रदेश की जनता को रुलवाया था। आपने 14 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर 90 दिन से गैरसैंण में बैठी हुई मातृशक्ति पर न सिर्फ 1 मार्च को वाटर कैनन छुड़वाए बल्कि आपने लाठीचार्ज करवाया। कष्ट और पीड़ा नहीं हुई आपको? उस मातृशक्ति, जिस मातृशक्ति की बदौलत ये उत्तराखंड राज्य उनके योगदान और अथक बलिदान से हमको मिला, उस मातृशक्ति पर आपने लाठियां भजवाने का काम कर दिया। आप उत्तरा बहुगुणा पंथ को भूल गए। आपने जनता दरबार में किस तरह से अपमानित किया एक सीनियर शिक्षिका को अपने जनता दरबार में। तो कहीं ना कहीं एक की बेइज्जती हो या 10,000 की बेइज्जती हो, आप के खुद के कार्यकाल में भर्तियां हमने सिर्फ और सिर्फ अखबारों में पढ़ी, भर्ती परीक्षाएं होते हुए नहीं देखी। तो आपका इशारा किसकी तरफ है मैं उस मामले में नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन आप सब ऊपर से लेकर नीचे तक एक जैसे हैं। सत्ता का अहंकार और हनक सत्ता प्राप्ति के बाद आप लोगों के सर चढ़कर बोलने लगती है। त्रिवेंद्र, हम लोग राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, लेकिन साथ ही साथ हम उम्र के उस दौर में हैं कि जब इस प्रदेश के युवाओं के अभिभावक भी हैं। मान लीजिए कोई घटना घट गई, युवाओं के साथ कुछ सख्ती हो गई, तो हम हमेशा उसी माइंड सेट से रहेंगे साहब इन पे सख्ती बरतनी है, ये उचित नहीं है। कई बार हमारे बच्चे होते हैं, हम उन पे सख्त हो जाते हैं, हमको लगता है बच्चा हमारी सख्ती से नाराज हो गया, तो हम सवेरे कहते हैं बेटा आई एम सॉरी, लेकिन आगे ऐसे मत करना, भविष्य में ऐसा नहीं होगा। तो वो एक अभिभावक की भूमिका में है। उन्होंने बच्चों के संरक्षक के तौर पर, अभिभावक के तौर पर एक बात कही, उस बात का हमको स्वागत करना चाहिए, उसको सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार के मामले सामने आने के बाद बेरोजगार युवा सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ विपक्ष भी लगातार प्रदेश सरकार की नीतियों को लेकर सड़क पर आंदोलन कराने में जुटा हुआ है। वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने बेरोजगारी युवाओं से अपील की है कि वह सरकार पर भरोसा रखें और सरकार उनके हित के लिए ही काम कर रही है। जब आपका भविष्य सुरक्षित दिखाई पड़ेगा तो आप आंदोलित भी होंगे, लेकिन साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि अपनी सरकार जो कुछ उसमें काम कर रही है, अगर वो काम संतोषजनक है, फिर आंदोलन ही एकमात्र रास्ता नहीं है। आपकी जब सारी मांगें सरकार ने लगभग मान ली हैं, तो फिर आंदोलन को आगे बढ़ाना तो कहीं ना कहीं
इस पर राजनीति हो सकती है। अब इसके कारणों को तलाशना पड़ेगा कि आखिर जब सरकार सारी मांगे मान गई है, सब कुछ ठीक हो गया है और आगे के लिए हमने इतना सख्त कानून भी बना दिया, आगे चलकर हम उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। आज 50 से अधिक लोग जेलों में पड़े हुए हैं, उसके बाद भी हम जबरन आंदोलन पर उतारू हैं तो उनकी भूमिका भी कल संदेह के घेरे में आ जाएगी। कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को घेरा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पद से हटने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत राजधानी में युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के मामले में माफी मांग रहे हैं, जबकि उनको 4.5 साल के सर्वाधिक का विफल कार्यकाल के लिए माफी मांगनी चाहिए। त्रिवेंद्र राज में कोई भर्ती नहीं आई, पहाड़ के लोगों को सड़क मांगने पर लाठी खानी पड़ी। कितनी बड़ी विडंबना है इस प्रदेश की, दुर्भाग्य कहूँगा। ऐसे लोग माफ़ी मांग रहे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है। त्रिवेंद्र सिंह कौन होते हैं माफ़ी मांगने वाले, या क्या है त्रिवेंद्र सिंह जो माफ़ी मांग रहे हैं? त्रिवेंद्र सिंह तो इस बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि 2017 से लेकर 21 तक लोक सेवा आयोग से एक भी भर्ती नहीं हुई, अधीनस्थ चयन आयोग से भर्ती नहीं हुई। अगर इस बात के लिए माफ़ी मांगते तो हम कहते कि उन्होंने माफ़ी मांगी है। आज जो प्रदेश में हो रहा है उसके लिए स्वयं त्रिवेंद्र सिंह जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो 4.5 साल तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने नौजवानों के हितों के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, नौजवानों के हितों को, नौजवानों के सपनों को कुचलने का काम किया था। आज माफ़ी मांगनी चाहिए तो पुष्कर सिंह धामी को मांगनी चाहिए, जिनका नैतिक दायित्व बनता है कि नौजवानों के साथ एक खिलवाड़ न हो, उनको इस बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। आज भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को माफ़ी मांगनी चाहिए, प्रदेश के नौजवानों से माफ़ी मांगनी चाहिए, बेरोजगारों से माफ़ी मांगनी चाहिए। त्रिवेंद्र सिंह ने तो सबसे ज़्यादा छलावा अगर किसी व्यक्ति ने इस प्रदेश के नौजवानों के साथ किया तो त्रिवेंद्र सिंह जी ने। मसूरी में आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक ज्योत सिंह भिष्ट ने कहा कि आने वाले 2023 और 24 के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है, जिसको लेकर 2023 में होने वाले नगर निगम और निकाय के चुनाव में सभी पार्टियों पर आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। तो वहीं 2024 में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर भी आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशी खड़े करेगी, जिसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के सभी जिला स्तर पर कमेटियों का गठन किया जा रहा है, वहीं बूथों को मजबूत करने के लिए लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है। 30 सीट का डिफरेंस था। आम आदमी पार्टी 134 सीट पर जीती, भाजपा 104 सीट पर जीती। क्लियर कट था कि मेयर में जो है कि आम आदमी पार्टी जीतेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने एलजी की मदद से संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए जिस तरह से 3 बार चुनाव स्थगित करवाए, तो सीधे सीधे संविधान पर चोट है, संविधान की अवमानना है। अब इसीलिए आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने एक सही फैसला दे करके लोकतंत्र की रक्षा करने का काम किया। अब एल्डरमैन जो है, नामित सभासद, वो वोट नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके साथ जो दूसरी महत्वपूर्ण कड़ी थी कि जो अभी पीठासीन अधिकारी, उसको केवल मेयर का चुनाव कराना था, जबकि वो पिछली बार तीनों पदों पर, मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी, उस तीनों चुनाव कराने पर अड़ी थी, जो कि संवैधानिक रूप से गलत था। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि पीठासीन अधिकारी केवल मेयर का चुनाव कराएगी। तो अब हमें उम्मीद है कि चुनाव साफ सुथरे तरीके से होंगे, मेयर का चुनाव भी होगा और बाकी जो कानून सम्मत तरीका है उससे चुनाव। 30 महाशिवरात्रि पर देहरादून में कांग्रेस ने शिवालयों में बीजेपी सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए जलाभिषेक किया। देहरादून कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महाशिवरात्रि पर बीजेपी की बुद्धि शुद्धि के लिए जलाभिषेक किया। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है और न ही सीबीआई जांच करवाना चाहती है। भाजपा की जो सरकार जो कृत्य कर रही है, एक तरफ तो युवा मुख्यमंत्री कह के ढिंडोरा पीटा जा रहा है और दूसरी तरफ युवाओं पे, जो बेरोजगार युवा हैं, उन पे लाठीचार्ज किया जा रहा है। और जबकि युवाओं की जो मांग है, सिर्फ ये मांग है कि जो भर्ती घोटाले हुए हैं इतने बड़े स्तर पर, भले वो विधानसभा हो, यूके SSSC हो या विभिन्न भर्तियों में, भले वो पटवारी भर्ती हो, उसमें उनकी मात्र मांग ये सीबीआई की जांच की मांग उनकी मांग है और जायज़ मांग है, बट उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। और उसके बाद जो प्रदेश में दिन ब दिन महिलाओं पे हत्याएं हो रही हैं, घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और भाजपा इन चीज़ों से सीख नहीं ले रही है। इसीलिए आज हम लोगों ने भगवान शिव के द्वार पर आए हैं और हमने जलाभिषेक कर उनकी बुद्धि शुद्धि के लिए, इनको भगवान ने सद्बुद्धि दे। भाजपा की जो सरकार
धर्मनगरी हरिद्वार में जंगली जानवरों की रिहायशी इलाकों में आवाजाही जारी है। ताजा मामला श्यामपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर जंगली हाथी आने से हड़कंप मच गया। गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई भी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। दरअसल महाशिवरात्रि पर कावड़ लेने के लिए कावड़िया हरिद्वार आए हुए हैं। शुक्रवार देर रात श्यामपुर थाना क्षेत्र के कंगाड़ी गांव से पहले पुल के पास अचानक जंगली हाथी आ गया, जिसे देख कावड़ियों में अफरा तफरी मच गई। लेकिन यातायात पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए कावड़ियों को रोका और हाथी को रास्ता पास करने दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।